नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए जब समास का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो पहले हम संधि का वन शॉट वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो संधि हमने इसी चैनल पे संधि का वीडियो ला रखा है और अब हम समास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह पूछे जाने की संभावना है और समास का कंसेप्ट कैसे बिल्डअप करना है। हालांकि हम सभी समझते हैं कि 6 प्रकार के समास हैं, उनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कंसेप्चुअल पर्सन आता है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इस समास को हम देखो 3 पार्ट में लाए हैं, जो वीडियो लाए हैं वो 3 पार्ट में लाए हैं। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो 3 पार्ट में लाए, ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है और पार्ट फर्स्ट वीडियो में केवल दो समास कवर करेंगे, जैसे पार्ट फर्स्ट में 2, पार्ट सेकंड में 2 और पार्ट थर्ड में 2। तो पार्ट फर्स्ट वीडियो में कौन कौन से 2 समास क्लियर करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं कि एक तो अव्ययीभाव समास क्लियर करेंगे और दूसरा जो है वो तत्पुरुष समास क्लियर करेंगे। तो सबसे बड़ा वीडियो ये पार्ट फर्स्ट वाला रहेगा, सेकंड और थर्ड वीडियो बहुत छोटे रहेंगे, क्योंकि एक तो हमें समास का कंसेप्ट को समझना है कि समास किसे कहते हैं, किन शब्दों से मिलकर बना है क्या नहीं है, और दूसरा हम अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं संजय कुमार भांबू, तो ये वीडियो रीट, पटवार, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है और एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी का जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 नंबर का पूरा हिंदी का ही है। तो उसमें से समास में से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे और समास की परिभाषा पढ़ेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो समास को देखो, समास जब भी हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि समास बना कैसे है। तो देखो, हम इसका अगर विभक्ति चिन्ह करें तो सम प्लस आस, मतलब शब्दों को पास में रखना। लेकिन देखो, शाब्दिक अर्थ तो होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, ये तो हमें पता है। अब देखो, इसकी परिभाषा यदि पूछी जाए, समास की एक्चुअल परिभाषा, तो देखो परस्पर संबंध रखने वाले, ऐसा नहीं कि किन्हीं 2 शब्दों को हमने पास में लाया और विभक्ति हटा दी, ऐसा नहीं। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है 2 ही शब्द हो, क्योंकि द्वंद्व समास में तो हम कितने भी शब्द ले सकते हैं। ठीक है, उनके बीच विभक्ति चिन्ह हटाकर, देखो कौन सा चिन्ह हटाकर, विभक्ति चिन्ह हटाकर एक नया स्वतंत्र शब्द बना दिया जाता है। इस मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो समास का मतलब एक नया स्वतंत्र शब्द बनाना है भाई, किन्हीं 2-3 शब्दों को मिलाकर उनके बीच जो भी विभक्ति थी उनको हटाकर एक नया स्वतंत्र शब्द बना दिया, तो इस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो नया शब्द बना है उसको सामासिक शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। और वापस यदि विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाए तो उसको समास विग्रह कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो सामासिक पद और समास विग्रह का ध्यान रखना, एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो जैसे समास किया हुआ या सामासिक शब्द कहते हैं मिले हुए शब्दों को, तो जैसे यथाशक्ति सामासिक शब्द है, त्रिभुवन है, रामराज्य है, ऐसे। और समास विग्रह तो वापस अलग अलग कर दो, जैसे यथाशक्ति तो सामासिक शब्द है, देखो इसको तो बोलूंगा सामासिक शब्द, क्या बोलूंगा, ये तो हो गया सामासिक शब्द। और इसमें जो शक्ति के अनुसार जो हिंदी अर्थ दे रखा है, इसका मतलब ये विग्रह हो गया, तो ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 2 पद होते हैं, इसका ध्यान रखना है। सामासिक पद में जो भी लिखूंगा उसके कितने पद होंगे, 2 पद होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके कितने पद होंगे, 2 पद होंगे। और 2 पद होंगे, एक तो पूर्व पद हो गया और दूसरा कौन सा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। अब जैसे मैंने घनश्याम लिखा तो पूर्व पद मतलब पहला पद, तो इसका मतलब घन कौन सा पद हो गया, पूर्व, तो इसका मतलब घन पूर्व पद हो गया। और श्याम कौन सा पद हो गया, उत्तर पद हो गया, तो श्याम ये उत्तर पद हो गया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब और मोटी जानकारी देखिए, क्या चाहिए कि पूर्व पद और उत्तर पद तो देख लिया, लेकिन प्रधान पद किसे कहेंगे, तो प्रधान पद ध्यान रखना, वो पूर्व पद भी हो सकता है और उत्तर पद भी हो सकता है। प्रधान पद पूर्व पद भी हो सकता है और उत्तर पद भी हो सकता है। अर्थ की दृष्टि से मेन होना चाहिए, तो जो अर्थ की दृष्टि से मेन है वो प्रधान पद हो जाएगा। जैसे देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, तो आप इसका हिंदी अर्थ करोगे कि राजा का पुत्र। अब मुझे ये बताओ कि आप, मैंने यूं कहा कि देखो राजपुत्र लिखा, तो इसमें तो राज कौन सा पद हो जाएगा, राज पूर्व पद हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया राज पूर्व पद। और पुत्र कौन सा पद हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा उत्तर पद हो जाएगा, तो पुत्र जो है ये उत्तर पद लिख दिया मैंने। इस चीज को ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ कि क्या पूर्व पद इंपॉर्टेंट है, उत्तर पद इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे कि भाई राजपुत्र, तो बात तो पुत्र की हो रही है, तो बात पुत्र की हो रही है, इसका मतलब उत्तर पद इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसको प्रधान पद कहेंगे। ठीक है, इसको कौन सा पद कहेंगे, प्रधान पद। अब जैसे मैंने लिखा कि जैसे मान लो उपकर्षण लिख दिया, उप का मतलब होता है समीप, ठीक है, और कर्षण का मतलब जो कर्षण के समीप बैठा है, तो देखो कर्षण के समीप। तो मुझे ये बताओ कि इसमें कर्षण इंपॉर्टेंट है, कर्षण के समीप वाला इंपॉर्टेंट है। तो देखो उप तो क्या हो गया, पूर्व पद, ये तो मैंने लिख दिया, ये पूर्व पद हो गया। कृष्ण कौन सा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। लेकिन बात तो उप की चल रही है, बात तो कृष्ण के समीप वाले की चल रही है, इसका मतलब पूर्व पद इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये प्रधान पद हो गया।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्रधान पद जो है वो पूर्व पद भी हो सकता है और उत्तर पद भी हो सकता है। ध्यान ये देना है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें प्रधान पद कौन सा है, पूर्व पद है। इसका मतलब जिसमें भी प्रधान पद पूर्व हो वो अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास। और जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास है। और दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। ये एग्जाम्पल तो जो है उपकर्षण वाला अव्ययीभाव समास का है और ये राजपुत्र जो है तत्पुरुष समास का है। तो एक चीज आपको समझ में आई कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और ऐसे ही अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान इंपॉर्टेंट होता है। और बहुब्रीहि में तो दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और धुंध में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये चारों डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब संस्कृत की दृष्टि से तो समास के चार ही भेद माने गए। तो अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, अभी पढ़ के आए कि उसमें पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। कि जैसे उपकर्षण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यथाशक्ति मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें यथा इंपॉर्टेंट है, शक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें प्रधान पद कौन सा हो जाएगा, यथा। इसमें प्रधान पद कौन सा हो जाएगा, उप। तो ये पूर्व पद है और यही प्रधान है। अब उत्तर पद प्रधान है, जैसे राजपुत्र हो गया। इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया, पुत्र इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल, ठीक है। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, वो द्वंद्व समास होता है। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो वो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। और देखो ध्यान रखना, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष। और अब आप कहोगे कि भाई क्रमधारी और दिग्गु को कहां रखोगे, तो ध्यान रखना क्रमधारी और दिग्गु दोनों तत्पुरुष में रखे जाएंगे। इसका मतलब यदि आपको दिग्गु का पूछ ले कौन सा पद प्रधान होता है, तो ध्यान रखना दिग्गु में कौन सा पद प्रधान होता है, दिग्गु में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्रमधारी में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ये चीज कंसेप्ट को क्लियर कर देना। तो टोटल 6 प्रकार के समास हैं। तो देखो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने कहा कि हम 2 ही समास कवर करेंगे, एक तो अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। ये पार्ट फर्स्ट वीडियो ला रहे हैं हम, ठीक है। और पार्ट सेकंड में देखो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास लाएंगे, ये पार्ट सेकंड वीडियो में देखेंगे। और द्वंद्व और दिग्गु समास जो है वो पार्ट थर्ड वीडियो में लेकर आएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो अव्ययीभाव समास की जैसे अभी परिभाषा पढ़ के आ रहे हैं कि देखो पहला पद अवयव है और अवयव होने के साथ साथ क्या है, प्रधान भी। ये भी लिख सकते हो कि पहला पद अवयव भी होता है और प्रधान भी होता है। अब अवयव क्या होता है, आगे परिभाषा पढ़ लेंगे अवयव की। अब अवयव के साथ जो दूसरा पद जुड़ा है, हमने कहा कि भाई प्रत्येक समास में 2 पद होंगे। तो एक तो पूर्व पद तो अवयव हो गया। तो जो दूसरा पद है वो संज्ञा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यदि उनका समास करेंगे तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। जैसे मैंने कहा यथाशक्ति, इस चीज को समझना कि जैसे मैंने आपको बताया यथाशक्ति, तो इस चीज को समझना कि यथा तो अवयव शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, अवयव शब्द हो गया। अवयव के साथ साथ प्रधान शब्द भी हो गया, प्रधान हो गया जी, पूर्व शब्द भी हो गया जी। ये आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी आप अवयव समास पढ़ो तो ये देखो अवयव भी है, प्रधान भी और क्या है, पूर्व। और शक्ति मान लो यहाँ पर संज्ञा भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यथा के कारण अर्थ चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा था आपको उपकृष्ण, तो कृष्ण के समीप, तो मेन तो बात उप के कारण सेट हो रही है। तो इसका मतलब उप के कारण मेन चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब उप पद प्रधान हो जाएगा और प्रधान पद हो गया तो कौन से में होता है, अव्ययीभाव समास में होता है। अब यदि मान लो अवयव है तो अवयव आते ही पूरा शब्द भी क्या बन जाता है, अवयव बन जाता है। और इनका प्रयोग कहां करते हैं भाई, इन अवयव शब्दों का। जैसे यथाशक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, तो क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों में करेंगे। अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इनको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जब आप इंग्लिश में 8 प्रकार के फंक्शन पढ़ते हो, जब भी आप फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो वो 8 प्रकार के फंक्शन है, उसमें ये एडवर्ब आता है। और एडवर्ब बोलते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को बोलते हैं। अब अवयव शब्द वे हैं जिन पर काल, पुरुष, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अवयव कौन से शब्द हो गए, तो अगर मान लो एक वचन आ रहा है तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुवचन आ रहा है तो भी इसके शब्द में कोई अंतर नहीं आएगा। ये जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा और ये उसी रूप में रहेगा, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो यथा, प्रति, आ, हर, बे, नी, ये सभी के सभी अवयव शब्द होते हैं। अब एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखो जैसे यथाशक्ति है, तो देखो इसमें देखो स्टार मार्क बात बता रहा हूँ, स्टार मार्क बात बता रहा हूँ। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि जैसे मैंने कहा देखो ये शक्ति है, देखो ये शक्ति हो गया, तो शक्ति इसमें देखो पहले आ रहा है। इसका मतलब जो उत्तर पद होता है वो अगर हम जब भी विग्रह करते हैं समास का तो इसमें ये पहले आ जाता है। तो उत्तर पद क्या बन जाता है, विग्रह में पूर्व बन जाता है। इस चीज को आपको स्टार मार्क लाइन याद रखनी है कि जो भी उत्तर पद होता है, जब भी आप हिंदी करोगे इसकी, जब भी आप इसका विच्छेद करोगे, विग्रह करोगे, जब भी आप क्या करोगे, इसका विग्रह करोगे, तो ध्यान रखना कि उत्तर पद किस में चेंज हो जाएगा, पूर्व पद में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो शक्ति, तो शक्ति पहले आ गई और यथा पूर्व था, तो ये देखो लास्ट मारा के अनुसार, समझ मारी। जैसे निरंद्र, तो रंध्र से रहित, देखो रंध्र आगे आगे। ऐसे आमरण, देखो ये आ गया मरने तक, ठीक है ना। कहते हैं ना आमरण अनशन करूंगा, जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसे आजन्म, जन्म से लेकर हो गया। आजीवन, आजीवन का मतलब जीवन पर्यंत। कोई कहते हैं ना आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसका मतलब जीवन पर्यंत। अब
ये चीज तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो क्या इसका कोई अपवाद है? तो बिल्कुल अपवाद है जी। आपको ये ध्यान रखना है, इसका अपवाद एक ही है। वो क्या है? जैसे आप प्रति लिखते हो ना कहीं भी, तो प्रति में उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने लिखा प्रतिघर, तो प्रतिघर का मतलब होता है हर घर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हर घर आ गया, इसका मतलब देखो घर यहाँ उत्तर पद दिए और यहाँ भी देखो उत्तर में ही आ रहा है। तो ध्यान रखना प्रति वाले में ये अपवाद हो रहा है। बाकी अव्ययभाव समास के जितने भी विच्छेद होंगे उसमें उत्तर पद जो आ जाएगा वो पूर्व में आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल जैसे से प्रसंग हो गया, तो प्रसंग के साथ तो प्रसंग आगे आ गया। प्रत्युत्तर, उत्तर के बदले उत्तर हो गया। से परिवार, आपके तो निमंत्रण आता है ना, से परिवार आना है, इसका मतलब परिवार के साथ आना है। प्रतिवर्ष, देखो मैंने कहा प्रति में उल्टा हो जाएगा, देखो प्रत्येक वर्ष हो गया। तो देखो ये वर्ष पीछे ही आ रहा है, इसमें भी देखो लास्ट में था, इसमें भी लास्ट में, तो प्रति वाले में जस्ट उल्टा है। जैसे प्रतिदिन तो हर दिन हो गया ऐसे। तो ये था हमारा अव्ययभाव समास। तो आपको इसको कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, कैसे इसका इंद्रियत करना है वो भी समझा दिया है, कौन कौन से अवयव शब्द है वो भी समझा दिया है। तो ये था अव्ययभाव समास। और आप इसके खूब सारे एग्जाम्पल अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी आए हुए हैं वो देख लेना, और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से मिला लेना। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। और जो हमने पहले कहा था, इसमें कौन सा पद प्रदान होता है? दूसरा पद कह दो या उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? उत्तर पद प्रदान होता है। तो वो तत्पुरुष समास होता है। उसमें पहला पद देखो संज्ञा और विशेषण हो सकता है, और दूसरा शब्द हो गया वो विशेष्य पर निर्भर करता है। जो दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। और तत्पुरुष समास का लिंग वचन अंतिम पद के अनुसार है भाई, जो प्रधान है उसके अनुसार ही आएगा भाई। ये तो आप सभी जानते हैं कि लिंग वचन पुरुष जो है वो प्रधान के अनुसार ही आएंगे। तो जैसे जल धारा है, तो जल धारा का मतलब होता है जल की धारा। इसका मतलब इसमें धारा जो शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? वो उत्तर पद हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं धारा बह रही है। तो ये बह रही जो शब्द स्त्रीलिंग आ रहा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और ये स्त्रीलिंग शब्द किसके कारण आ रहा है? ये धारा के कारण आ रहा है। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें धारा इंपॉर्टेंट है और इसके कारण ही लिंग और वचन आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने इसको समझा रखी है। और हमें पता होना चाहिए, देखो एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब भी आप तत्पुरुष समास पढ़ते हो तो एक तो देखो कर्ता तत्पुरुष नहीं होता। इस चीज को आप गांठ बांध लो। टोटल 8 प्रकार के कारक है जिसमें फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं होता। ये फर्स्ट है, और संबोधन जो हो गया वो लास्ट वाला हो गया। तो संबोधन तत्पुरुष भी नहीं होता है। तो संबोधन तत्पुरुष भी नहीं होता है। ठीक है, ये 8 नंबर वाला हो गया। तो ये कर्ता तत्पुरुष भी नहीं होता है और संबोधन तत्पुरुष भी नहीं होता है। तो बीच 2 से लेके 7 तक होते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के तत्पुरुष ही मिलते हैं। तो पहला हम सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं क्रम तत्पुरुष, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। ठीक है, अब देखो जिसमें जातिगत, तो जाति को गया हुआ ध्यान रखना। तो देखो गत वर्ड भी जहां लगभग, देखो मैं स्ट्रिक बता रहा हूं कि देखो एक मैं यहां लिख रहा हूं गत वर्ड जहां कहीं भी आ जाए तो आपको कर्मधारी कर्म तत्पुरुष ही करना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो देखो को आ गया। ऐसे दुख हर, दुख को हरने वाला। एक जो प्राप्त वर्ड आ जाए, तो एक तो गत वर्ड आ गया और एक प्राप्त आ गया। देखो पीछे ते 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 वाले हैं, ध्यान रखना। तो जैसे यश को प्राप्त, पद को प्राप्त, ग्राम को गत। तो देखो जिनके पीछे एक तो गत आ जाए, एक प्राप्त आ जाए, वो दोनों क्रम तत्पुरुष में जाएंगे। ऐसे देखो ये प्राप्त आ गया, ये गत आ गया। अतीत, देखो आशा अतीत, अतीत वाले जो शब्द हैं वो आप किस में ले सकते हो? अतीत वाले शब्दों को आप किस में ले सकते हो? क्रम तत्पुरुष में ले सकते हो। चीड़ी मार, फोड़ तोड़, तो देखो फोड़ तोड़ वाले जो शब्द हैं, देखो ये दोनों साथ में लिख रहा हूं, फोड़ तोड़ वाले जो भी शब्द हैं वो आप किस में ले लोगे? क्रम तत्पुरुष में ले लोगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसे जी भर, जी को भरकर, जैसे आगत वर्ड भी आप ले सकते हो, शरण को आया हुआ। रोजगार उन्मुख वर्ड भी ले सकते हो। सर्वज्ञ, सर्वे को जानने वाला, गगन को चूमने वाला, परलोक को गमन, चित्त को चुराने वाला, जी चुराने वाला। ये देखो प्राप्त वर्ड आ गया। दिन कर, दिन को करने वाला। जितेंद्रिय, जी इंद्रियों को जीतने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो जो को वाले हैं जैसे धरणीधर हो गया, गिरिधर, इसका मतलब जो धर वर्ड है, धर वर्ड आपको जहां कहीं भी दिख जाए वो क्रम तत्पुरुष ही होता है। और आतुर वर्ड कहीं भी दिख जाए तो आतुर वर्ड भी क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मरने को आतुर। अतीत मैंने पहले ही बता दिया, परे वाले जो शब्द हैं वो क्रम तत्पुरुष में आएंगे। और ये प्राप्त वाला तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तो देखो आपको क्रम तत्पुरुष में याद रखना है, एक तो आतुर ध्यान रखना है, एक धर याद रखना है पीछे पीछे शब्दों में, अतीत ध्यान रखना है, तोड़फोड़ याद रखनी है, और गत और प्राप्त याद रखना है। ये क्रम तत्पुरुष का ट्रिक हो गया। अब इसे करण, तो करण तत्पुरुष से या द्वारा। ठीक है, और जहां भी साधन की बात आ जाए, ठीक है ना, से या द्वारा कह सकते हो आप। तो जहां भी साधन की बात आ जाए तो वहां आप कौन सा तत्पुरुष लगा सकते हो? करण तत्पुरुष लगा सकते हो। कि जैसे तुलसी द्वारा कृत है, तो तुलसी द्वारा रचित है, तो इसका मतलब द्वारा शब्द आ गया। अकाल से पीड़ित है, श्रम से साध्य है, कष्ट से साध्य है। तो देखो एक तो पीड़ित, साध्य, ये देखो साध्य वाला इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, करण तत्पुरुष में स्टार मार्क ध्यान रखना। ईश्वर द्वारा दिया गया, ईश्वर दत्त, रतन से जड़ा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। ऐसे अनुभव से जन्य है, रेखा से अंकित है, गुरु द्वारा दत्त है, सूर द्वारा कृत है, दयाद्र है, मुंह मांगा है, मत है, रोग से आतुर है। ये एक बार आपको देखो, एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, याद रख लेना है और नोट्स बना लेने हैं। तो भूख से मरा हुआ, कपड़े से छाना हुआ, स्वयं से सिद्ध है, शोकाकुल है, मेघाचन है, अश्रुपूर्ण है, वचनबद्ध है, वाक्युद है। ये आप एक बार देख लेना।
अब हम आ जाते हैं संप्रदान। तो संप्रदान होता है को या के लिए, ठीक है। तो को या के लिए आपको जहाँ कहीं भी शब्द दिखने को मिल जाए, मुख्यतः तो के लिए होता है, तो संप्रदान हो जाएगा। कोई भी चीज़ किसके लिए बनी है, जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए हमने क्या दिखाई भक्ति, तो के लिए संप्रदान हो जाएगा। गुरु दक्षिणा हो गई, भूत बलि होगी, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, यज्ञशाला हो गई, शपथ पत्र हो गया, ठीक है ना, स्नानागार हो गया, कृष्णार्पण हो गया, युद्ध भूमि हो गया, बल्ली पशु हो गया, पाठशाला हो गया, कारागृह हो गया, ऐसे रसोई घर, हथकड़ी, विद्यालय, विद्या मंदिर, ये आप एक बार देख लेना तो सभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की। अब देखो सबसे स्टार मार्क है जो ज्यादातर पूछा जाता है, अपादान तत्पुरुष है। तो देखो अपादान में एक तो जो भे का माहौल होता है ना, जब भी जहाँ भे से रिलेटेड चीजें वहां भी अपादान है। और मान लो कोई किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, जैसे राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो ये जो से वर्ड आता है जो हम उत्तम बताते हैं किसी को, तो वो भी अपदान से रिलेटेड है। जैसे श्याम ने मान लो किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त की, तो गुरु से शिक्षा में भी से अपदान होता है। किसी से अलग होने के सेंस में भी हम जानते हैं कि अपदान लेते हैं। जो ये विभक्ति में आप पढ़ते ही हो सारे के सारे। तो जैसे किसी चीज़ से मुक्त हो गया, अलग हो गया, रोग से अलग हो गया, तो इसका मतलब रोग से मुक्त हो गया, इसका मतलब कौन सा अपदान हो गया। अपदान वाले सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। भे से रिलेटेड वो अपदान में चला जाएगा। राज से द्रोह, जल से रिक्त हो गया, जल अलग हो गया। नरक का भे है, भे वाले हो गए। देश से निष्कासन, बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकलने के सेंस। दोष मुक्त हो गए, मुक्त हो मतलब अलग हो गया। ऐसे बंधन से मुक्त, बंधन से अलग हो गया। जाति से भ्रष्ट है, कर्तव्य से च्यूत है, तो भ्रष्ट च्यूत ये सब ध्यान रखना कि जो मान लो भ्रष्ट है ना, तो मान लो कोई विमुख वर्ड आ जाए, अलग धलग आ जाए, च्यूत वर्ड आ जाए ऐसे। तो जन्मांध हो गया, जन्म से अंधा। देश निकाला हो गया, कामचोर हो गया, जन्म से रोगी हो गया, पेभीत हो गया, पदच्युत हो गया, ऐसे धर्म विमुख हो गया, विमुख वाले वर्ड। पद आक्रांत हो गया, कर्तव्य विमुख हो गया, पद भ्रष्ट हो गया। तो भ्रष्ट हो गया, विमुख हो गया, ऐसे भय हो गया, मान लो किसी चीज़ से रहित है, निष्कासित है, ऐसे बुद्धि से हीन है, धन से हीन है, भाग्य से हीन है, ये सभी सभी किस में जाएंगे, अपदान में जाएंगे। ऐसे संबंध वाले हैं, तो संबंध वाले स्टार मार्क हैं जितने भी ये सारे देख लेना। तो देवदास, देव का दास, लाखों का पति मतलब मालिक, करोड़पति, राष्ट्रपति, सूर्योदय, ये राजपुत्र हमने डिस्कस किया था, संबंध वाला है। जगन्नाथ हो गया, मंत्री परिषद हो गई, मंत्री परिषद स्टार मार्क है, मंत्रियों की परिषद हो गई। राज की भाषा हो गई, जमींदार, भूकंप, रामचरित, राम का चरित्र, चरित्र का मतलब चरित्र, तो राम के चरित्र पर जो चीज़ लिखी गई है वो रामचरित कहलाती है। ऐसे राजप्रसाद, ये सारे के सारे आप एग्जाम्पल एक बार देख लेना, मैं स्लाइड केवल चला रहा हूँ। गीतांजलि हो गया, अश्वमेघ हो गया, ये सारे के सारे मैंने स्लाइड चला दिए, तो आप सारे के सारे संबंध तत्पुरुष याद रखना। राजा का सिंहासन, राज सिंहासन हो गया, ऐसे आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में जैसे ग्रामवास हो गया, आप पर बीती हो गया, तो अधिकरण तत्पुरुष में आता है मैं और पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जहाँ कहीं भी दिखे, शोक में मग्न हो गया, जल मग्न हो गया, निर्भर, तीर्थाटन, तीर्थों में अटन हो गया, नरों में श्रेष्ठ हो गया, घुड़सवार हो गया, धर्म से अंधा, धर्म में अंधा हो गया। ध्यान रखना, धर्मांध स्टार मार्क लगा रहा हूँ, काफ़ी बार पूछा गया है। काव्य में निपुण हो गया, रण में वीर हो गया, ठीक है ना। ऐसे रणजीत हो गया, तो रण में जीतने वाला हो गया, यहाँ लिखने वाला है ना, तो रण में जीतने वाला हो गया। नीति निपुण हो गया, ऐसे सारे के सारे आप एक बार देख लेना। जैसे रसगुल्ला, रस में डूबा हो गया, तो मैं आ गया। कुवि पुंगव हो गया, कवियों में श्रेष्ठ हो गया, ठीक है, मुनियों में श्रेष्ठ हो गया। ऐसे आप एक बार देख लेना सारे के सारे एग्जाम्पल, मैं स्लाइड चला रहा हूँ केवल, और ये होगी। अब देखो जैसे दान वीर है, तो दान में वीर हो गया। क्रम वीर है, तो क्रम में क्या हो गया, वीर हो गया। इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखो और इसके अलावा भी कोई तत्पुरुष है, देखो अलुक तत्पुरुष हो गया और एक नए तत्पुरुष हो गया। तो अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा बताई जाए, तो इसका ऐसा कह सकते हैं कि इसमें विभक्ति जो है तो वो बनी रह जाती है, संस्कृत की विभक्ति। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ, जैसे मृत्युंजय हो गया, तो मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जय करने वाला, मृत्यु को प्राप्त, विजय पाने वाला मृत्यु पर। तो देखो इसमें जो आप संधि विच्छेद करोगे, तो ये देखो मृत्युम हो गया, तो इसका मतलब कर्म तत्पुरुष में चला जाएगा। मैं आ गया, देखो ये मैं वर्ड आ गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे धनंजय हो गया, इस चीज़ को समझना, तो धनंजय क्या हो गया, धनम प्लस जे, तो देखो इसमें भी धनम वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें विभक्ति लोप नहीं होता, संस्कृत की विभक्ति बनी रहती है। तो वो कौन सा तत्पुरुष हो गया, अगर कभी कभी पूछा जाए तो बता देना, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग तत्पुरुष हो गया। जैसे प्रियम वधा हो गया, ठीक है ना, तो प्रियन वधा हो गया, तो इसमें देखो ये वाला प्रियम प्लस वधा हो जाएगा, ऐसे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नए तत्पुरुष का मतलब होता है जब भी आप ए का प्रयोग करोगे, अन का प्रयोग करोगे, तो वो नेगेटिव सेंस में जाएगा, कि जैसे अनाथ, इसका मतलब जिसका कोई नात नहीं हो, ने नाथ, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ने नाथ का मतलब जिसका कोई नात नहीं हो, तो ये नए तत्पुरुष में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अधर्म हो, ठीक है, तो अधर्म का मतलब होता है जो धर्म ना हो, नए धर्म हो गया, तो ये ए सेंस हो जो ने का दे रहा है। अनाथ हो गया, अगोचर हो गया, अज्ञान हो गया, अकाल हो गया, ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये नए तत्पुरुष में चला जाएगा।
तो इस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो में 2 समास कवर किए हैं पार्ट फर्स्ट वीडियो में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है कैसे आपको याद रखना है। पार्ट सेकंड और थर्ड वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएंगे, और नॉर्मल आप इसको एक बार देखोगे तो आपकी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। नमस्कार साथियों।